हेलो बच्चों, तो एटॉमिक रेडियस हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए आयनाइजेशन एनर्जी शुरू करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, धीरे धीरे हम स्पीड ना ऐसे पकड़ते जाएंगे, ऐसे। अभी स्पीड उतनी तेज़ नहीं चल रही है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि स्लो चल रहा है या सर स्लो पढ़ा रहे हैं, वो जानबूझ के थोड़ा स्लो ही पढ़ाया जा रहा है। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, एकदम से बढ़ा देगा तो क्रैश हो जाते हैं अपन, है ना। अभी आप लोग भी पीरियोडिक टेबल ख़त्म होते होते आपको भी ऐसा लगने लग जाएगा कि अब सर स्पीड बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। क्योंकि अपने को बच्चों क्रैश कोर्स में थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए कई चीज़ें ऐसी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जनरल आइडिया पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो देखो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताता चलूँगा। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है, हमने क्या सीखा बच्चों कि एक एटम होता है और आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो एनर्जी हम देते हैं उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। अब एक एटम में न्यूक्लियस होता है और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ना। जनरल अपन एक मान के चल रहे हैं एटम, तो इस न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया हुआ। अब ये ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा, तो हमें इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जब भी ज़बरदस्ती करते तो एनर्जी लगानी पड़ती है अपनी तरफ से, तो इसको एनर्जी देकर यहाँ से भगाया जाएगा, इसको यहाँ से एनर्जी देकर भगाया जाएगा। तो वो कितनी एनर्जी हमने दी है एक आइसोलेटेड गैसेस एटम को, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम को कितनी एनर्जी हमने दी है, ये एनर्जी कहलाती है बच्चों क्या, आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर एंथैल्पी की टर्म में हम इसको बात करें बच्चों तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। अगर पोटेंशियल की फॉर्म में हम बात करें तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो इसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम आई या आई बोलेंगे, ठीक है। तो आई या आई जो है बच्चों, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, या पहले ऐसे देख लो। सपोज कोई भी एक एटम है M बच्चों, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसको M+ में कन्वर्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया। एक और इलेक्ट्रॉन मेरा मन किया तो मैंने निकाल दिया, इसको बाईवेलेंट कैटायन बना दिया। एक और इलेक्ट्रॉन मेरे इसमें से निकाल के इसको ट्राईवेलेंट कैटायन बना दिया। तो यहाँ पर हम एक एक करके बच्चों इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहे हैं यहाँ से, है ना। सक्सेसिवली एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहे हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन मैंने हटाया इस एटम से, पहला इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, तो पहले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देंगे वो कहलाएगी बच्चों इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम क्या बोलेंगे, IE1। इसको बोला जाता है बच्चों फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसकी बात करूं, अब देखो M में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो M+ बना था, एक और निकाल दिया तो M+2 बना। तो ये हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं M में से, है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये IE2 ऑफ व्हाट, IE2 ऑफ M। अगर M+ की टर्म में बात करूं तो इसमें से तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इसकी IE1 कहलाएगी और M की IE2 कहलाएगी। ऐसे ये तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ M में से, तो M की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो इसमें से तो पहला ही निकाल रहा हूँ, है ना। तो M+2 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, M+ की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, M की थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, और अगर बच्चों अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो कमेंट्स में बता देना। मैं आपको अलग से एक डिटेल्ड वीडियो आयनाइजेशन एनर्जी का, जिसमें हम 2 से 3 लेक्चर में सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। अभी तो हम आधे घंटे पौन घंटे में इसको ख़त्म कर देंगे, है ना। तो हो सकता है कई लोगों के ऐसे ऊपर से बाउंस करता हुआ निकल जाए कुछ चीज़ें। तो अगर ऐसा होता है तो आप कमेंट्स में हमें बताते जाइए। जैसे जैसे आपका फीडबैक बच्चों हमें मिलता जाएगा वैसे वैसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे लेक्चर्स को और उसकी क्वालिटी को, ठीक है बच्चों। M+3 की हम बात कर रहे हैं। M+3 चलो ठीक है, प्रोसेस यहीं पर रोक दिया। ये इसकी हो गई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ये है ना, ऐसे आगे चलता रहता प्रोसेस, हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ज़बरदस्ती। तो बच्चों ये IE1, IE2, IE3 ये सब क्या हैं, हम एक एक करके सक्सेसिवली इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जा रहे हैं और आयनाइजेशन एनर्जी ये हम एनर्जी देते जा रहे हैं IE1, IE2, IE3 जो कि कहला रही है आयनाइजेशन एनर्जीज। तो ये IE1, IE2, I3 जो हैं ये कहलाती है बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाएगी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी।
और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो IE1 है, जो IE2 है, जो IE3 है, इनको अगर आप कंपेयर करो तो हमेशा जो बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी है बच्चों, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। IE1, IE2, IE3 इनकी वैल्यूज हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो बाद वाली आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो हमेशा पिछली वाली से ज़्यादा ही होती है, इररेस्पेक्ट ऑफ एनी फैक्टर। कोई सा भी फैक्टर इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा हमेशा होगा, ऑलवेज 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 ऑलवेज। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अब इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते, क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। एल्यूमिनियम से आप गए, एल्यूमिनियम प्लस से आप गए एल्यूमिनियम 2 प्लस, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एल्यूमिनियम प्लस 2 से एल्यूमिनियम प्लस 3 आपका बना। यहाँ पर E1 एनर्जी लगी सपोज़, यहाँ पर E2 एनर्जी आपने दी, और सपोज़ यहाँ पर E3 एनर्जी आपने दी। ठीक है, तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा E1, E2, E3 का ऑर्डर बताओ, तो अब तो आप लोग बड़े आराम से बता दोगे, है ना। इसमें कोई फैक्टर नहीं लगाना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद स्टेबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। जो सक्सेसिव है वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, E3 सबसे बड़ा, E2, E1। ये बच्चों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप लोग सबसे ज़्यादा जहाँ पर कंफ्यूज होते हो वो इधर देखो, आप कंफ्यूज होते हो बच्चों इसमें, Na से Na प्लस, Na प्लस से Na2 प्लस सपोज बना दिया मैंने, ठीक है, और Na2 प्लस से Na3 प्लस, ये मैंने बनाया। ठीक है, सपोज इधर आयनाइजेशन एनर्जी लगी E1, इधर E2 और इधर E3। ठीक है, तो अभी तो आपने ताज़ा ये पढ़ा हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो अभी तो आप इसका करेक्ट आंसर बता दोगे कि E3 बड़ा होगा E2 से, E2 बड़ा होगा E1 से, है ना। लेकिन कई बार आप लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हो, देखो सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, Na प्लस बन गया। अब Na प्लस जो बना ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, नियॉन के जैसा इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो अब ये तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये E2 होगी बहुत ज़्यादा, इसलिए E2 E1 से तो बड़ा ही होगा। लेकिन कन्फ्यूज़ कहाँ हो जाता हो, E2 और E3 में, कि सर यहाँ तो ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो E3 ज़्यादा है E2 से, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी नज़र आई, हायर वाली को ज़्यादा बताना है, लोअर और पिछली वाली को कम बताना है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर ऑलवेज हायर। जो बाद में इलेक्ट्रॉन निकला है उसमें जो एनर्जी दी है वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर भी E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1 ही होगा। ठीक है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे कैसा ही कॉन्फ़िगरेशन हो, नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये सिंगम कॉन्सेप्ट कहलाता है। इस सिंगम कॉन्सेप्ट को सिंगम कॉन्सेप्ट क्यों बोला हमने, क्योंकि किसी की भी नहीं सुनता है ना। यहाँ पर आपको कोई फैक्टर नहीं लगाना है कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, कि सर ये तो पहले से स्टेबल पाया जाता है, कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो जो बाद में निकाला जाएगा उसके लिए एनर्जी हमेशा ज़्यादा ही देनी होती है। अब इसको समझो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए हुआ, ये वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हम, ठीक है, दोनों एक ही बात है, किसी भी एग्जाम्पल से समझो। एल्यूमिनियम में थे बच्चों 13 इलेक्ट्रॉन और 13 ही प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से तो कितने बचे, 12 इलेक्ट्रॉन बचे, और प्रोटॉन कितने बचे। अब जिन लोगों ने अगर 12 प्रोटॉन बोला ना तो तुम्हारी तो मैं मुंडी घुमा दूँ 180 डिग्री से। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि मैं क्लास में, भरी क्लास में, पूरी क्लास भरी हुई है, इधर से पूछ रहा हूँ कि अच्छा देखो बच्चों, इधर से 13 इलेक्ट्रॉन थे,
एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया तो बचे कितने, 12 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से मैंने पूछा भाई चलो यहाँ 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन, अब इधर बताओ कितने, 12 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने सर 12। ऐसा कैसे हो सकता है, प्रोटॉन को कभी निकाला नहीं जा सकता। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन अभी भी कितने बच्चों इसमें, 12 इलेक्ट्रॉन हैं और 13 ही प्रोटॉन हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है, ये वो सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपको एग्जाम में गलती करवाती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको नहीं पता था कि इसमें 13 प्रोटॉन होते हैं, पता था, लेकिन फ्लो में अटेंटिव फोकस रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो वापस आओ इधर। अब देखो इधर 12 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया तो 11 इलेक्ट्रॉन रह गए, पर प्रोटॉन अभी भी 13 हैं। इधर देखो 11 इलेक्ट्रॉन हैं और 13 प्रोटॉन हैं, इधर से देख लो अब 10 ही रह गए, प्रोटॉन उतने ही हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं और प्रोटॉन उतने ही हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 13 से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पे प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन और बढ़ता जाता है, प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन और बढ़ता जाता है। इसको आप जेड इफेक्टिव भी बोल सकते हो कि जो जेड इफेक्टिव है इसका वो बढ़ता जाता है। वैसे भी मैंने आपको बताया ही है, अगर नहीं भी बताया है तो ये याद रखो, जेड इफेक्टिव बच्चों होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। और जेड इफेक्टिव जो है, जेड इफेक्टिव को देखकर आपको सबसे पहली चीज़ जो याद आनी चाहिए वो एक ही चीज़ याद आनी चाहिए कि जेड इफेक्टिव क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। क्या होता है, न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। जब भी जेड इफेक्टिव सुनोगे या देखोगे, सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए और वो ये होनी चाहिए, जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। तो अगर बच्चों पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा मतलब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है यानी कि बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को उसने और कस के अट्रैक्ट कर लिया, तो उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसीलिए जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाता है और ये ऑर्डर हमें मिलता है। ठीक है, तो ये था सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट। अब हम देख रहे हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फटाफट से फैक्टर्स को समझ लेते हैं और उस पर उनके क्वेश्चंस लगाते हैं। चलिए आइए। चलिए बच्चों फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको, वैसे तो मेनली 4 ही हैं बच्चों, लेकिन पढ़ाने वाले उनको 4 के 7 बना के पढ़ा देते हैं ज़बरदस्ती। कई तो मैंने ऐसे भी देखे बच्चों 15 फैक्टर्स फैकल्टीज़ ने लिखा रखे हैं, किस लिए, सिर्फ अपने नोट्स बढ़ाने के लिए कि देखो हम कितना ज़्यादा पढ़ाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हम बताते हैं। वो 15 फैक्टर ना, वो सिर्फ ये 4 फैक्टर ही होते हैं, 4 से ज़्यादा फैक्टर ही नहीं है बच्चों, है ना। अब वो 4 के 15 कैसे कर लेते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है काम। देखो सबसे पहला जो फैक्टर है बच्चों, किसी भी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर जो रहेगा अपना, वो रहेगा जेड इफेक्टिव। कोई सी भी प्रॉपर्टी ले लोगे ना तो सबसे पहला फैक्टर अपना यही आएगा। अभी आप लोग आगे जब वीडियोस देखोगे तब आप देख लेना, सबसे पहला फैक्टर आपको यही मिलेगा, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव अभी मैंने बताया, जेड इफेक्टिव सुनते क्या चीज़ याद आती है, ये क्या होता है, न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। तो न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर अगर बढ़ेगी, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन बढ़ गया तो उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा, उनको निकालना मुश्किल हो गया तो क्या, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी।
तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव? ऐसा बोल सकते हैं हम, है ना। अब देखो लोग क्या करते हैं, अब मैं इसी फैक्टर के 3-4 और अलग अलग फैक्टर बना सकता हूँ, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है जेड इफेक्टिव का, तो बाकी के 4 फैक्टर ना आपको ऐसे लगेंगे फालतू। कैसे? देखो अब लोगों ने क्या कर दिया, मैं बाकी की फैकल्टीज़ की बता रहा हूँ आपको कैसे वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जेड इफेक्टिव ये एक फैक्टर पढ़ा दिया। अब जेड इफेक्टिव आपको पता ही है क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है बच्चों, जेड माइनस सिग्मा, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, एक फैक्टर ये बोल दिया, अब जेड अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और बच्चों अगर सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। तो 2 फैक्टर मैंने यहाँ से उठा लिए कि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, है ना। और वो फिर ऐसे बाद में है ना सफाई देने के लिए बोलते हैं कि ये वाला फैक्टर सिर्फ एक पीरियड में ही लगेगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर एक पीरियड में बढ़ेगा तभी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक नंबर तो तब भी बढ़ता है, लेकिन उस केस में जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। तो फिर वहाँ पे सफाइयाँ चालू हो जाती हैं, ये सफाई देना चालू कर देते हैं लोग कि हाँ ये तो सिर्फ पीरियड वाला फैक्टर है, वहीं पर लगेगा। एक फैक्टर मैंने ये बना दिया कि अगर स्क्रीनिंग की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्क्रीनिंग बढ़ेगी, स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। जबकि ये दोनों फैक्टर्स बच्चों इसी में कवर्ड है। आपको पता ही है कि स्क्रीनिंग कब बढ़ेगी, स्क्रीनिंग बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव घटेगा, और स्क्रीनिंग कम होगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव से सीधे सीधे एक फैक्टर याद रखो ना, ज़्यादा चीज़ें क्यों याद रखते हो और कहाँ कहाँ लगाओगे ये सब चीज़ें, है ना। ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर ना कभी ज़िंदगी में मैंने तो यूज़ किया नहीं। आप अगर कभी अगर कर लो यूज़ तो मुझे भी बता देना कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों जितनी कम चीज़ें याद रखोगे और जितनी सीधी सीधी चीज़ें याद रखोगे उतना ज़्यादा आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर साइज। साइज से कैसे रिलेट कर सकते हैं बच्चों? देखो एक एटम है जिसका ये साइज है, एक एटम है जिसका ये साइज है। मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है और मुझे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आप ही मुझे बताओ कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान रहेगा। दोनों के न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव मैं सेम मान के चल रहा हूँ कि भाई दोनों की जो अट्रैक्शन पावर है वो लगभग बराबर है, ठीक है। तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास है, इस पर अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और ये क्योंकि न्यूक्लियस से दूर है इस पर अट्रैक्शन कम रहेगा। किसको निकालना ज़्यादा आसान होगा? इस वाले को निकालना ज़्यादा आसान होगा। इसको निकालना आसान होगा तो कम एनर्जी देकर ही निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। यानी कि साइज़ छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा होगा तो कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी कि इन्वर्स वाला रिलेशन हो गया, साइज़ ज़्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़। नेक्स्ट फैक्टर बच्चों पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स। इस डायग्राम को हटा देते हैं, ये डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए था। पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स क्या होती है बच्चों? पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबशेल्स होती है, इसको आप बच्चों ऐसे समझ सकते हो, जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस कैसे? देखो सपोज ये न्यूक्लियस है बच्चों, ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है, एक तीसरा चौथा शेल मैं यहाँ बना लेता हूँ, है ना। सपोज ये n=4 है, इसके पहले भी कई शेल्स रहे होंगे, उनको मैं नहीं बना रहा। अभी n=4 जो शेल है इसमें कौन कौन से सब शेल होंगे? इसमें सब शेल होंगे एक तो ये 4s, 4p, 4d और 4f, ये इसके सब शेल्स बना दिए मैंने। तो बच्चों पेनिट्रेशन पावर को अपन ऐसे समझ सकते हैं, देखो इन सभी में से सबसे ज़्यादा पास कौन है न्यूक्लियस के? सबसे ज़्यादा पास है s वाला, इसका डिस्टेंस सबसे कम है। ऐसे इसकी बात करें तो इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, इसका और ज़्यादा है, और f का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। तो f में एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है, एक p में है, एक d में, एक s में है, तो इन सभी में से सबसे ज़्यादा पास ये वाला इलेक्ट्रॉन है।
जो सबसे ज़्यादा पास होगा उस पर अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा और उसको रिमूव करना भी मुश्किल होगा। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो थोड़ा मुश्किल होगा इसके कंपैरिजन में, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो, क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हुआ तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है तो आसानी से निकल जाएगा। तो पेनिट्रेशन पावर क्या होती है? पेनिट्रेशन पावर होती है क्लोजनेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, कोई सबशेल कितना क्लोज है न्यूक्लियस के। तो ये तो हम सभी को पता है, सबसे क्लोज न्यूक्लियस के कौन होता है? एस, यानी कि पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसकी? एस की, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। एस पी डी एफ, ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर होता है। और बच्चों एग्जाम में पूछा जा चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर इज करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर हो गया बच्चों। अब देखो ये लगता कहाँ पर है, जैसे आपको बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करना है। बेरिलियम और बोरॉन को कंपेयर करोगे तो देखो जेड इफेक्टिव इनमें से किस में ज़्यादा है? बोरॉन में। लेफ्ट टू राइट जाते एक पीरियड में जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बोरॉन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा है बेरिलियम से, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, इसका 2s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसका होता है 1s2 2s2 2p1, यानी कि इसका np1 कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन दोनों में से जेड इफेक्टिव तो इसमें ज़्यादा है बट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इधर S से इलेक्ट्रॉन निकालना है और इधर P से इलेक्ट्रॉन निकालना है। S की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा। तो बच्चों ये फैक्टर आपको कब लगाना है? आपको बच्चों ये फैक्टर तब लगाना है जब आपको NS2 और NP1 कॉन्फ़िगरेशन में कंपेयर करना हो, तब आप इस फैक्टर का यूज़ करो, NS2 और NP1 वाले फैक्टर को। और ये भी मैं आपको बता दूं, मैं एग्जाम्पल ही करा देता हूँ। देखो ये आपको बच्चों सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप को कंपेयर करने के काम आएगा। जैसे सेकंड ग्रुप कौन सा है अपना? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, रेडियम नहीं लिख रहे अपन। और 13th ग्रुप कौन सा हो जाएगा? भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल से नहाए। इन दोनों में कंपेयर करना है। ये कौन सा है बच्चों? सेकंड ग्रुप। ये कौन सा अपना? 13th ग्रुप। इन दोनों में इसकी ज़्यादा, इन दोनों में इसकी ज़्यादा, इन दोनों में इसकी ज़्यादा, लेकिन ये सिर्फ 4th पीरियड तक रहता है ये वाला फैक्टर। उसके बाद जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर काम करता है, तो इंडियम की ज़्यादा और थैलियम की ज़्यादा, ठीक है। ये NH2 ग्रेटर देन NP1, ये आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कहाँ तक रहेगा? अप टू 4th पीरियड तक। उसके बाद यहाँ पर जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे हर कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। एक लास्ट फैक्टर और है बच्चों, वो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो क्या होता है? जैसे कि इसमें आपने पढ़ा होगा कि हाफ फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पार्शियली फिल्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए हाफ फिल्ड की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, इसका P3 कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसका P4 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बच्चों P3 और P4 में अगर कंपेयर करना है तो P3 कॉन्फ़िगरेशन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगी। और इसके भी मैं सीधे सीधे आपको एग्जाम्पल्स ही करा देता हूँ। ये 15th ग्रुप और 16th ग्रुप को कंपेयर करने के काम आता है ये वाला फैक्टर, और ये वाला फैक्टर काम आता है बच्चों सेकंड और 13th ग्रुप को कंपेयर करने के, ठीक है। तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सीधे ही क्वेश्चन ही ले लिए हमने ये ऑर्डर की फॉर्म में, है ना। अब ये नहीं बता रहा मैं आपको कि इसमें आप अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो ऐसा कर लेना, नहीं, ये एग्जाम्पल है। अगर इस फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया तो इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे इस फैक्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया तो इनमें से एक आएगा जो हम लिख रहे हैं अभी, ऐसे इधर। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है इधर, इधर NP3 कॉन्फ़िगरेशन है और इधर NP4 कॉन्फ़िगरेशन है। P3 वालों का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, लेकिन सिर्फ अप टू 4th पीरियड। 4th पीरियड के बाद जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेट करता है। तो यहाँ तक तो
P3 वाला P4 से ज़्यादा, ठीक है, और इसके बाद Z इफेक्टिव वाला फैक्टर लगाना है। जहाँ Z इफेक्टिव ज़्यादा वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। तो ये थे अपने फैक्टर्स बच्चों। अब देखो Z इफेक्टिव ये वाला फैक्टर आप लगा देना एक पीरियड में, क्योंकि एक पीरियड में Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। ये दूसरा वाला जो फैक्टर है इसको आप कहाँ लगा देना, ग्रुप में लगा देना, जब एक ग्रुप में आप आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करोगे। फिर उसके बाद ये देखो पेनिट्रेशन पावर वाला कहाँ लगाओगे, इन दोनों फैमिलीज़ को कंपेयर करोगे जब। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड वाला फैक्टर कहाँ लगाओगे, जब 15th और 16th ग्रुप को कंपेयर करोगे तब, ठीक है। तो सिर्फ ये ऑर्डर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये 4 फैक्टर है, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है ना। अब पता नहीं लोग कैसे 15-15 फैक्टर लिखा देते हैं। अब यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे बच्चों, है ना। तो चलो अपन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बच्चों हम क्वेश्चन ऐसे नहीं ले रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। मैं कंप्लीट पीरियड का ऑर्डर बता रहा हूँ, तो उस पीरियड से कितने भी क्वेश्चन बन जाए आपके सारे सही हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड पीरियड का अपन आयनाइजेशन एनर्जी का कंप्लीट ऑर्डर ही लिख रहे हैं, तो वो ऑर्डर आप देख लो। सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन से हैं बच्चों, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ऐसे थर्ड पीरियड एलिमेंट का भी अपन ऑर्डर बनाएंगे बच्चों। ये ऑर्डर आप बनाएंगे थर्ड पीरियड वाला, सेकंड वाला मैं बना रहा हूँ, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा पर वो ऐसे रेगुलरली नहीं बढ़ेगा, एक पीरियड में लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि और दूसरे फैक्टर्स पे भी चीज़ें डिपेंड करती है। तो देखो सेकंड ग्रुप और 13th ग्रुप इनको कंपेयर किया था, NH2 वालों का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा था, ये NH2 वालों का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। 15th ग्रुप और 16th ग्रुप को कंपेयर किया था, तो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा था, 15th ग्रुप वालों का। इसके बाद और कोई फैक्टर नहीं, बस ऐसे लगा दो, ठीक है। तो ये है अपना बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। बस इस बेरिलियम को आगे ले आओ, बोरोन को पीछे ले जाओ, इधर से ऑक्सीजन को पीछे ले जाओ, नाइट्रोजन को आगे ले आओ, तो ये क्या ऑर्डर बन जाएगा, लिथियम, लिथियम के बाद आ जाएगा कौन, बोरोन, देन बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या पता लगती है कि एक पीरियड में जो अल्कली मेटल होते हैं उनका मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी होता है, और जो नोबल गैसेस होती हैं उस पीरियड की नोबल गैस का मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स है बच्चों, थर्ड पीरियड का ऑर्डर आप बनाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जैसे ही ऊपर वाला फैक्टर अपन ने ऑर्डर बनाया बिल्कुल वैसा का वैसा नीचे बनेगा। तो चलिए फटाफट से इस ऑर्डर को बनाइए, फटाफट से ऑर्डर को बना के कंप्लीट रखो, फिर उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। हो गया बच्चों, क्या ऑर्डर आया, इन दोनों में से सेकंड ग्रुप का ज़्यादा, इन दोनों में से 15 ग्रुप वाले का ज़्यादा, बाकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बन जाएगा ऑर्डर, है ना। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन,
उस पीरियड की नोबल गैस की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी, उस पीरियड के अल्कली मेटल का सबसे मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक ग्रुप में अगर लगाओगे तो क्या होगा बच्चों, एक ग्रुप ग्रुप में लगाओगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ने पर क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। तो ऐसे 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 ऑर्डर बनेगा, ऐसे 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 ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, ये अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। अब बच्चों अगर इसमें मैं फ्रेंशियम और रेडियम को भी ऐड कर दूं तो क्या होगा, तो बच्चों फ्रेंशियम और रेडियम को अगर ऐड कर दिया तो हमारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए ऑर्डर, और इसका भी ये बनना चाहिए, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं एक बार में आपको बता देता सारा, इसको अलग से बता रहा हूँ, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इसको इतना ही रहने दो, फ्रेंशियम और रेडियम पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, इस पर हमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलता है, उसकी वजह से फ्रेंशियम और रेडियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा मिलता है हमें इनके ऊपर वाले एलिमेंट से। ठीक है, मतलब इस ऑर्डर में फ्रेंशियम को पहले रख दो, सीजियम को बाद में रख दो, इतना ही फ़र्क देखने को मिलता है। और वैसे जनरली ये नहीं पूछा जाता है ना, आज तक तो नहीं पूछा गया है। अब वो कभी एग्जामिनर की हो जाए, उसकी बीवी से लड़ाई और फिर कर जाए उसका मन, सारी खार पट्टी वो किस पे निकालेगा, फिर वो पेपर पे निकालेगा, तब भले ही वो कर सकता है ऐसे काम। ये है फैक्टर। अब इसमें बच्चों डाउन द ग्रुप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो आपको पता होना चाहिए, और वो है ग्रुप 13 वाला। याद हो अगर आपको, तो मैंने बोला था ये अपनी एक्सेप्शनल फैमिली है, ये किसी भी ऑर्डर को रेगुलर देती नहीं है। एक्सेप्शनल ऑर्डर कैसे है इसका, एक्सेप्शनल ऐसे है कि इसका ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसे होता तो मैं फिर बता ही देता एक ही बार में, अलग से क्यों लेता इसको। ये ऑर्डर ऐसा गलत ऑर्डर है, ऐसा नहीं होता है। इस पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट देखने को मिलता है, और इस पर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन, याद आ रहा है कुछ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। और स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो मैंने बोला था जब भी स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लेंगे तो क्या याद आ जाना चाहिए, एक ही एलिमेंट है जिस पर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और वो है गैलियम। तो इसका जो ऑर्डर हमें मिलता है बच्चों, बोरोन की सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम की, अब एल्यूमिनियम की ज़्यादा होनी चाहिए थी गैलियम से, लेकिन क्योंकि स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया इसलिए गैलियम की ज़्यादा हो जाती है। फिर इंडियम, फिर थैलियम पे ज़्यादा हो गया, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया तो थैलियम की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये ऑर्डर बनता है बच्चों, और एक रेगुलर ऑर्डर चाहिए तो इसको आप ऐसे बना लो, बोरोन के बाद सीधे नंबर आता है थैलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। इसको आप कैसे याद रखोगे, ये ऑर्डर महा इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है। महा इम्पॉर्टेंट ऑर्डर मतलब वो जैसे लगा देते हैं ना किसी भी एपिसोड, कोई ऐसा एपिसोड जो मतलब जनता को दिखाना ही दिखाना है, खासकर ये अपने डेली सीरियल्स वाले क्या करते हैं, ये इसका महा एपिसोड। न्यूज़ वाले कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, किसी भी चीज़ के आगे महा लगा दो या न्यू लगा दो तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो वैसे ही जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैंने महा लगा दिया, तो ये महा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको ऐसे याद रख लो बच्चों, बीटल गैलिन। कैसे याद रखोगे इसको, बीटल गैलिन। इस तरीके से इस ऑर्डर को याद रख लो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 बीटल गैलिन। बीटल एक बच्चों बहुत फेमस बैंड था, बैंड मतलब वो जो ड्रम वगैरह और गिटार वगैरह सब एक साथ बजाते वैसा बैंड, और उसमें मतलब एक गैलिन नाम का सिंगर था, वो अलग सिंगर था, उस बैंड का नहीं था। तो बीटल गैलिन, ठीक है। ये आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे बच्चों। अब फटाफट से इसकी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं, एप्लीकेशंस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, फिर आयनाइजेशन एनर्जी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें बच्चों, एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिनमें मतलब क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। तो पहले तो वो छोटी मोटी अपन एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं जो कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन उन्हें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस में है। जैसे कि मेटालिक नेचर की अगर हम बात करें बच्चों, तो किसी भी मेटल का मेटालिक नेचर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना। मेटालिक नेचर से आप क्या समझेंगे, मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो मेटालिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज़्यादा होगी, जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगी तो मेटालिक नेचर ज़्यादा होगा, यानी कि ये इन्वर्सली रिलेटेड होगा आयनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, अब नॉन मेटालिक नेचर ले लो अगर आप इसी फैक्टर में नॉन मेटालिक नेचर ले लो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है, इसमें आप रिएक्टिविटी ले लो, खासकर मेटल्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है बच्चों। तो रिएक्टिविटी जो होती है वो कैसे डिपेंड करती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयनाइजेशन एनर्जी के, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तभी तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, है ना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है बच्चों, ये नंबर ऑफ, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अगर एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया तो यहीं से बनेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट किए जाए, तो देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या होगा, आपको है ना आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ दी जाएंगी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। सपोज कोई एक एलिमेंट ए है जिसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है आपको 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 150, इसके बाद 650, इसके बाद 720, ये सारी वैल्यूज़ आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। ठीक है, ऐसे वैल्यूज़ गिवन है। अब आपको पूछा है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं। तो अब कैसे पता लगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इन वैल्यूज़ को देख के हम कैसे बता सकते हैं। कोई एक एलिमेंट ए है जिसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें दी हुई है और हमसे पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्या बात हुई, कैसे पता लगाएं। तो इनको ऐसे पता लगाते हैं, देखो उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था। सोडियम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, इसको Na+ में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ये Na+, इसने नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, इसने नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। तो अब Na+ से फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इसको 2+ में कन्वर्ट करोगे, तो क्योंकि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उस वजह से यहाँ पर एनर्जी जो हमने दी थी ये बहुत ज़्यादा दी थी, है ना, क्योंकि स्टेबल हो गया था। इसलिए जो एनर्जी हमने दी है ये बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया था और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो अब इसको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो पहली एनर्जी तो कम देनी पड़ी, दूसरी बहुत ज़्यादा देनी पड़ी। ऐसे मैं मैग्नीशियम की बात करता, तो मैग्नीशियम में से बच्चों पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी वो E2, और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी मैंने दी वो थी E3, Mg+3, वो थी अपनी E3। तो E1 और E2 का तो समझ में आता है कि हाँ चलो E2 ज़्यादा रहेगी E1 से और E3 ज़्यादा रहेगी E2 से, लेकिन E3 बहुत ज़्यादा मिलेगी एकदम से। क्यों? क्योंकि Mg+2 स्टेबल हो गया था, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे के नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया था। उस वजह से E3 जो है अब हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि Mg ने एक बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है और अब उसका इलेक्ट्रॉन देने का मन नहीं है। तो अगर उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और उसके लिए जो E3 की वैल्यू है बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो आपको जब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज गिवन हो तो उसमें से आप ये देख लो कि एकदम से ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर मिल रही है। इसको बोला जाता है सडन लार्ज जंप बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जीज। और ये अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है तो ये IE1 होगी, ये IE2 होगी, ये IE3, इस तरीके से होगा। और यहाँ पर देखो बच्चों एकदम से ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर देनी पड़ रही है। देखो 80 के बाद 120 दी तो यहाँ पर 40 का डिफरेंस आया, इसके बाद 150 दी तो यहाँ 30 का डिफरेंस आया, फिर इसके बाद 650 देनी पड़ी देखो एकदम से। तो अभी 30-40 का डिफरेंस मिल रहा था, अब एकदम से कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे 500 का डिफरेंस आ गया।
यानी कि एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ रही है। और ऐसा कब होता है? जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले कोई भी एटम। यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन देकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया होगा, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? ठीक है, यहाँ पर सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद बहुत हाईएस्ट वैल्यू देनी पड़ी थी आयनाइजेशन एनर्जी की। मैग्नीशियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, तो मैग्नीशियम के लिए तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ी थी, तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर चौथी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ रही है, यानी कि वैलेंस शेल में कितने रहे होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा अपना? 3 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो एक तो वो ऐसे पूछ सकता है, दूसरा वो ऐसे पूछ सकता है स्टेबल मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी? तो वो होगी बच्चों, अब ऑब्वियस ही बात है +3 ही रहेगी, क्योंकि +3 में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। तीसरा वो एलिमेंट पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट होगा, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। तो सपोज़ वो देता आपको एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन, इन चारों में से वो कौन सा एलिमेंट है? तो आप देखते पहले तो कि इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस शेल में है? एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम आंसर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप एलिमेंट को पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर आपसे वो कई क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्ट स्टेबल स्टेट अगर पता है आपको, इसकी +3 है, इसकी वैलेंसी पता चल गई है 3 है, तो आप इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बता सकते हो, इसके नाइट्राइड का फार्मूला बता सकते हो, इसके हैलाइड का फार्मूला बता सकते हो, इसके हाइड्राइड का फार्मूला बता सकते हो। तो चलो बताओ, ऑक्साइड क्या हो जाएगा? ऑक्साइड का फार्मूला निकालना है, तो सपोज़ वो अगर एल्यूमिनियम है और इधर ऑक्सीजन है, तो इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखो, इसके नीचे इसकी वैलेंसी लिखो, और क्या कर दो? क्रिस क्रॉस कर दो। तो ये क्या बन जाएगा? Al2O3। नाइट्राइड का फार्मूला लिखना है, तो एल्यूमिनियम लिखो, नाइट्रोजन लिखो, इसकी वैलेंसी 3, इसकी भी 3, क्रिस क्रॉस करोगे तो Al3N3 बनेगा, कैंसिल करके Aln लिख दो। हैलाइड का फार्मूला क्या बन जाएगा? हैलाइड X मान लिया तो AlX3, हाइड्राइड AlH3। इस प्रकार से इनके फार्मूला आप लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, ये था अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट। एक लास्ट एप्लीकेशन और बची है बच्चों, जो उतनी ज़्यादा काम की नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं बने हैं ज़्यादा, और फिर भी हम देख लेते हैं फटाफट से। जो लास्ट एप्लीकेशन है बच्चों, वो है मोस्ट स्टेबल या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना। स्टेबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का ऐसे पता लगाया जाता है बच्चों, इसमें आप कंपेयर करते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे कि किसी भी मेटल की आपको +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करना है, तो ये इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि लोअर ज़्यादा स्टेबल है या हायर ज़्यादा स्टेबल है? तो ऐसे पता लगाया जाता है। देखो, इनका डिफरेंस निकाल लो, पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी +1, यानी कि यहाँ पर IE1 का यूज़ होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +2 आएगी, यानी कि यहाँ पर IE2 का यूज़ होगा। तो अब I1 और I2 का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि आप ये निकाल लो, डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये डिफरेंस अगर आपका बच्चों, आप बात कर रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस की, अगर ये डिफरेंस मोर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है, तो इस केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, और अगर ये डिफरेंस लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अब आप कहोगे कि सर 11 से 16 के बीच में मिल जाए तो क्या करेंगे? तो उस केस में बच्चों लोअर और हायर दोनों स्टेबल हो सकती हैं, मतलब दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करेंगी। और डिपेंड करता है कि अगर 16 के पास वाली वैल्यू है तो हायर वाली ज़्यादा स्टेबल, 11 के पास वाली वैल्यू है तो 16 के पास वाली है तो लोअर वाली ज़्यादा स्टेबल, 11 के पास वाली है तो हायर वाली ज़्यादा स्टेबल, है ना। यानी कि जैसे आपको अगर 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली होती तो वो 11 के पास वाली वैल्यू है, वो उस केस में हायर वाली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, और अगर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलता डिफरेंस तो वो 16 के पास वाली वैल्यू है तो लोअर वाली ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, पर ये उतनी ज़्यादा आपके काम आएगी नहीं, बस आप ये याद रख लो कि कब लोअर वाली स्टेबल होती है, कब हायर वाली ज़्यादा स्टेबल होती है। ये था अपना बच्चों आयनाइजेशन एनर्जी
आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चंस बच्चों एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिल गई होगी, एक कंप्लीट आइडिया मिल गया होगा, जो आधे पौन घंटे में आपने पूरा आयनाइजेशन एनर्जी रिवाइज कर लिया है। अब इससे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से कर लीजिए आप लोग, ये है बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम में टाइटेनियम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बनाइए, और वो क्या बन जाएगा, करो ट्राई। कर लिया? अब देखो, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, ये 3D सीरीज़ का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज़ का एलिमेंट है, और ये 5D सीरीज़ का एलिमेंट है। बच्चों डी ब्लॉक में जब भी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी हो तो हमेशा ये ऑर्डर लगाना, 5D वालों का सबसे ज़्यादा, फिर 3D एंड देन 4D, ये वाला फैक्टर लगाना हमेशा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो बच्चों 5D सीरीज़ वाले हैं उनमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है, याद आ रहा है कुछ? हाफनियम में लग रहा था लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, उसकी वजह से इसका जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डाउन द ग्रुप वैसे तो इससे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो टाइटेनियम की ज़्यादा होनी चाहिए, फिर जिरकोनियम और हाफनियम में से जिरकोनियम की ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लग जाने की वजह से इनका साइज़ तो सिमिलर हो गया था, याद है? 4D और 5D वालों का साइज़ सिमिलर हो गया था। अब आयनाइजेशन एनर्जी उसकी वजह से बढ़ जाती है। तो या तो आप ऐसे याद रख लो, 3D से कम होगा 4D का, और 4D और 5D में से 4D वालों का ही कम होगा, या फिर ये याद रख लो 5D सबसे ज़्यादा। वैसे तो ये याद रखो तो ज़्यादा काम का है, 3D एंड देन 4D। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। तो ये था बच्चों हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। इसी तरीके से अगला टॉपिक हम लेने वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप लर्निंग केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।